हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपको BSPSCL में स्वागत है ना। द प्लेटफॉर्म 1.0 में आप सभी को स्वागत करता हूं। ये आपको पता है कि ये जो है अब बैच एक न्यू बैच लॉन्च किया गया है। खास करके देख रहे होंगे BSPCL 2024 के लिए, है ना। BSPCHCL 2024 के लिए न्यू बैच लॉन्च किया गया है। तो अगर आपको लगता है कि ऐप पे है तो ऐप ऐप पर भी पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पर आ सकते हैं संस्थान में तो ऑफलाइन भी है। टेस्ट भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑनलाइन पे भी अगर ऑफलाइन पे आना चाहते हैं तो मुसल्लेपुर हाट में आप, है ना, द प्लेटफॉर्म 1.0 से जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग आज MCQ ज्योग्राफी का MCQ शुरू करते हैं ना। ज्योग्राफी का MCQ शुरू करते हैं। देखिए, जो मतलब ऐसे प्रश्न लाए हैं हम जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ से उठा के लाया है। प्रश्न ऐसे हैं जो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेट ना करके। तो पहला प्रश्न ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है। ठीक है, प्रश्न को सही से पूछिएगा। इस क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम जानते हैं तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है? तो पहला जो है राजस्थान है। राजस्थान है। उसके बाद जो दूसरा है वो हम जानते हैं। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आपका यहीं पर दिखाई दे रहा होगा, मध्य प्रदेश। दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और तीसरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और चौथा जो है कौन है? यूपी है। ये 4 जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े है ना। ये क्रम वाइज है ना। क्रम किसे? यहीं पर अगर बिहार की बात करें तो बिहार जो है हमारा बिहार, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान पर है? ब्रह्मा स्थान रखता है ना। ब्रह्मा स्थान रखता है। तो इसके साथ ही और समझते हैं कि कुछ प्रश्न और हैं जो इसी में हम ऐड कर लेते हैं। इसी में क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। जैसा अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछ दिया जाए कि जनसंख्या के हिसाब से 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है। यहाँ पर क्षेत्रफल था। अगर यहीं पर अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछ लिया जाए तो जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए, जनसंख्या के हिसाब से तो पता होगा कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य यूपी है। यूपी। उसके बाद आपको महाराष्ट्र दिखाई देगा। उसके बाद बिहार है। और बिहार के बाद एक और राज्य है, कौन सा बताइए? तो वेस्ट बंगाल। कौन सा है? तो वेस्ट बंगाल। ये अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछे, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो बिहार है, जो बिहार है वो जनसंख्या में तीसरा स्थान रखता है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्या स्थान है? ब्रह्मा है। क्या स्थान है? 12 नंबर पर है। ध्यान देने की बात यह है कि हम जो ये जो है BSPCL ये बिहार के लिए है, तो बिहार के बारे में इसके साथ जानना जरूरी होता है। तो कुछ कुछ पॉइंट जो है कि बिहार के बारे में हम लोग जानते जाएंगे। ठीक है, इसी के तहत अगर जब आ गया है बात भारत की, क्योंकि भारत एक राज्यों का संघ है, तो भारत के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि भारत के बारे में अगर पूछ दिया जाए कि भारत, है ना, इस पूरे, है ना, संपूर्ण विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान पर रखता है? तो भारत के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो भारत देखिए, भारत जो है, भारत अगर रेड से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो पेन हम चेंज कर लेते हैं। भारत जो है, भारत का टोटल एरिया कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर। यानी कि एक और आपको दे देगा 3.28 मिलियन भी दे देगा। हम जानते हैं कि 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन होता है। ये 32 लाख आपको देती, इसीलिए 3.28 मिलियन आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। 3.28 मिलियन। ये जो पूरे विश्व का है ना, कितना परसेंट रखता है?
तो ये पूरे विश्व का जो एरिया में है 2.43%। अगर परसेंटेज में पूछ लेगा तो 2.43% है। कितना है? 2.43% है। वहीं पर देख लीजिए ये 2.43% है। अब बात करते हैं कि कितने पोजीशन है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान पर रखता है। यहाँ पर देखिए कि इससे पहले हम देख लेते हैं, इससे पहले रूस है, कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ब्राजील है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ऑस्ट्रेलिया है, यूएस लिख देते हैं, ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद आपको कौन सा दिखाई देगा? इंडिया है, और इंडिया के बाद अर्जेंटीना आपको दिखाई देगा। कौन सा? अर्जेंटीना आपको दिखाई देगा। यानी कि देखिए कौन सा पोजीशन पर है, एकदम क्रम वाइज याद रखना है। हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न पूछ दिया जाए, तो क्रम वाइज याद रखना है। रूस फर्स्ट पे, कनाडा सेकंड पे, यूएसए थर्ड पे, चीन फोर्थ पे, ब्राजील है ना 5वें नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पर, इंडिया का जो पोजीशन है 9वें नंबर पर, 7वें पोजीशन पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया केवल पोजीशन पर, तो 7वें पोजीशन पर है। अर्जेंटीना, इंडिया के बाद कौन आता है? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना कितने पोजीशन पर है? तो 8वें पोजीशन पर है। कौन सा पोजीशन पर है? तो 8वें पोजीशन पर अर्जेंटीना। तो समझ में आ रहा है कि अगर भारत के बारे में पूछ दिया जाए तो ठीक है, इंडिया 7वें पोजीशन पर है। इसके बाद कुछ और जानते हैं हम लोग कि जनसंख्या के हिसाब से भारत का कितना प्रतिशत है? तो टोटल कितना? 17.7% जनसंख्या में है ना। पूरे विश्व का जनसंख्या कितना? 17.7% है। जबकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल में कितना है? मात्र 2.43% है। सोचिए इतने क्षेत्रफल में ही है ना, इतना एरिया में इतना जनसंख्या को रखना, विश्व के इतना जनसंख्या को हमको रखना। और ये भी जानते हैं कि भारत का जो जनसंख्या है पूरे विश्व में है ना, अभी तो डाटा नहीं आया है, लेकिन अभी हम लोग क्या एक जो सरकारी डाटा होता है अगर वो आ जाएगा तो उस हिसाब से हम लोग फर्स्ट पे मानेंगे। लेकिन अभी आया नहीं है सरकारी डाटा, तो इसीलिए हम लोग सेकंड पोजीशन पर ही मानेंगे। ठीक है, सेकंड पर ही रखेंगे। तो इतना समझ में आ गया, भारत के बारे में पूरा समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारतीय संघ में, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या आंसर था। इसका जो आंसर था टिक आउट कर देते हैं। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। हाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। यहाँ से ये भी पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल पोजीशन पर है, तो कौन सा तो चौथा पोजीशन पर है ना, चौथे पे। कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश बोल रहा है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बोल रहा है, केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में पहले ये जान लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं बताइए आप लोग। भारत में टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 हैं। पहले जो था है ना 2019 से पहले है ना, यानी कि अक्टूबर 2019 से जो पहले था वो कितना था आपका? 7 था। कितना था? 7 था। लेकिन 7 के बाद क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर क्या हुआ? 2 भागों में बट गया। एक जम्मू है ना, और एक हो गया कौन सा? जम्मू का एक हो गया लद्दाख है ना, 2 भागों में बांटा गया। इसलिए ये दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो कितना हो गया था? 9 हो गया था। जम्मू कश्मीर पहले क्या था? एक राज्य था, लेकिन एक राज्य को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो 7 और 2 9 हो गया। लेकिन ये कब हुआ? ये हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। ठीक है, तो कभी कभी ये प्रश्न बनता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए दोनों? 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। लेकिन बात यहीं पर नहीं रहती, बात क्या है कि एक और है दादर नगर हवेली और दमन दीव। क्या है? दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली और दमन दीव है ना, इसको क्या किया गया?
पहले दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, दोनों क्या थे, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन क्या किया गया, ये 26 है ना, कब, तो 26 जनवरी 2020 को, कब, तो 26 जनवरी, डेट को भी याद, 26 जनवरी 2020 को ये दोनों क्या क्या एक साथ कर दिया गया और नाम रखा गया दादर नगर हवेली एवं दमन दीप, जिसका राजधानी कहाँ बनाया गया, दमन, का राजधानी कहाँ बनाएगा, दमन, है ना। तो अब जो हुआ सॉरी, तो अब कितना, पहले कितना था, टोटल था ये 31 अक्टूबर 2019 से पहले कितना था, 9 था, सॉरी 7 था। 31 अक्टूबर 2019 को 9 हो गया, और 9 के बाद जब यहाँ पर मर्ज किया गया दोनों को, एक दो 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 मिला के एक हो गया, यानी कि अब 9 के जगह पर कितना हो गया, केंद्र शासित प्रदेश, मेरा कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना, बढ़िया से, एकदम बढ़िया से समझिए। ठीक है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। आप लोग को पता ही, ऐप पर जाइएगा, वहां पर ऐप पर आपको प्राइस भी शो कर रहा होगा, इससे कम प्राइस में आपको कहीं मिल भी नहीं सकता है। ठीक है, आराम से खूब बढ़िया से मजे से लेकर पढ़िए, ताकि सिलेक्शन भी उतना ही जोरदार ढंग से हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक चीज और यहाँ पर बताते हैं, केंद्र शासित प्रदेश की बात आया ही है, तो थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश, बहुत महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका नाम है पुदुचेरी। क्या नाम है, इसका नाम है पुदुचेरी। तो कभी कभी यहाँ से पूछ लिया था कि पुदुचेरी कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो ये जो क्षेत्र है, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। एक जो फैला हुआ कहाँ, एक तो आपका आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ, आंध्र प्रदेश में, है ना। एक फैला हुआ आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, और एक कहाँ फैला हुआ आपका, एक फैला हुआ आपका कहाँ, केरल में। तो सब जगह अलग अलग नामों से जानते हैं, है ना। एक डिस्ट्रिक्ट इसका है, तो आंध्र प्रदेश में यनम के नाम से, है ना, यनम। तमिलनाडु में खुद, है ना, पुदुचेरी, और क्या, पुदुचेरी, और एक और है क्राइकल, है ना, क्राइकल। ठीक है, केरल में माहे के नाम से जानते हैं। माहे से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला आपको, सबसे छोटा जिला माहे दिखाई देगा, सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला कौन सा है, माहे है। ठीक है, सबसे छोटा जिला माहे है, समझ आ रहा बात को। और वहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला जो है वो क्या, कौन सा है, कच्छ है। और अगर सेकंड नंबर पर पूछ दे कि सबसे बड़ा जिला कौन है, तो लद्दाख, है ना, का कौन सा, लेह। ठीक है, लेह सेकंड पर। ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। ठीक है, बार बार यही सब प्रश्न को रिपीट किया जाता है, तो थोड़ा ध्यान पूर्वक एकदम आराम से पढ़िए, है ना। ये नहीं कि एक बार पढ़ रहे फिर बार बार मोबाइल देख रहे, पढ़ रहे फिर कहीं से मैसेज आ गया तो बार बार देख रहे, उस तरह से नहीं। एक टाइम होना चाहिए, इतना घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कितना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, आदम का पुल निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्थित है ना। आदम का पुल, नाम सुने हैं, नहीं सुने हैं, नाम सुनिए, क्योंकि पुल तो नाम सुन ही रहे होंगे। पुल, है ना, बिहार में इतना पुल गिर रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। बिहार में इतना पुल गिर रहा है, जो हमको लगा भारत में इतना कहीं पुल नहीं गिर रहा जितना बिहार में गिर रहा है। ठीक है, जहाँ जरूरत नहीं वहाँ पुल बन जा रहा है, खेत में बन जा रहा है, जहाँ किसी जरूरत है ही नहीं वहाँ भी पुल बन रहा है, जहाँ बनना चाहिए वहाँ नहीं बन रहा। अगर जहाँ जरूरत है वहाँ बन रहा है, वहाँ वहाँ गिर ही जा रहा है, फिर तो बात है। तो आदम का पुल निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्थित, आदम का पुल। ठीक है, आदम का पुल। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, आपके साथ ऑप्शन जो होगा, भारत एवं पाकिस्तान, भारत म्यांमार, भारत बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका। तो बात को समझिएगा कि आदम का भी थोड़ा सा मैप में आपको लेके चलते हैं। देखिए ये इंडिया का मैप है, आपको इंडिया का मैप दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये क्या है, श्रीलंका, यहाँ क्या है, श्रीलंका दिखाई दे रहा होगा। यहाँ आपको श्रीलंका दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर श्रीलंका दिखाई दे रहा है, और ये यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर आपको तमिलनाडु दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, आपको तमिलनाडु दिखाई दे रहा है। दूसरा प्लेन लेते हैं, यहाँ पर आपको तमिलनाडु दिखाई दे रहा है,
और ये आपको श्रीलंका दिखाई दे। तो जो आदम का ब्रिज है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर तो ढंग से नहीं दिया है ना, तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि क्या बात है। थोड़ा सा समझ लीजिए तो। यहाँ चलते हैं। देखिए यहाँ यहाँ पर जो है कि तमिलनाडु है, क्या है, यहाँ पर आपको तमिलनाडु दिखाई दे रहा है। ये भारत का थोड़ा सा नक्शा बनाते हैं। यहाँ पर ये तमिलनाडु है, कौन सा है, ये तमिलनाडु है। यहीं पर देखिएगा तमिलनाडु में ही है एक क्या, एक ब्रिज है जिसका नाम है, एक द्वीप है जिसका नाम है पब्बन द्वीप। क्या नाम है, यहाँ पर एक पब्बन द्वीप है ना, मान लीजिए पुल बनाते हैं हम, ये पुल बना, ठीक है, ये पुल हम बना दिए। ये पब्बन क्या है, ये पब्बन द्वीप है, पब्बन द्वीप है। और पब्बन द्वीप पर ही एक ब्रिज का नाम है ना, पब्बन द्वीप है। और पब्बन द्वीप पर ही देखिएगा एक ब्रिज का नाम है जिसका नाम है रामेश्वर। यहीं से मतलब कि है ना, पवन द्वीप पर ही एक ब्रिज का जिसको नाम कहते हैं पवन ब्रिज है। पवन द्वीप पर ही एक पवन ब्रिज है ना, यहीं पर ये क्या है, ये पवन ब्रिज है, ये पवन ब्रिज है, ये पवन ब्रिज है। तो समझिएगा, फिगर को थोड़ा सा बढ़िया समझिएगा, ठीक है। और यहीं से जो है कि आपका शुरू होता है, यहाँ से ये ऐसे ऐसे, तो ये शुरू होता है, ठीक है, इस तरह से शुरू होता है, ठीक है, इस तरह से आपको शुरू होगा, दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा कि आगे चल के एक रामेश्वर द्वीप मिलता है ना, रामेश्वर द्वीप, ये मान लीजिए ये रामेश्वर द्वीप यहाँ पर, कौन सा द्वीप है, रामेश्वरम, रामेश्वरम द्वीप है, बात क्यों छूटा है, रामेश्वरम द्वीप है। और इसके आगे थोड़ा सा हम लोग चलेंगे, यहीं पर आगे है ना, यहाँ पर आगे है ना, ये धनुष कोडी आपको दिखाई देगा। क्या दिखाया गया, धनुष कोडी, धनुष कोडी आपको क्या देगा, धनुष कोडी दिखाई देगा, धनुष कोडी थोड़ा सा, धनुष कोडी दिखाई देगा। तो धनुष कोडी से आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर समझिए ये पवन द्वीप है तमिलनाडु में, यहीं पर पवन ब्रिज, इसी पर पवन ब्रिज भी है ना, पवन ब्रिज है। यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक रामेश्वर द्वीप मिलता है ना, और इससे आगे एक धनुष कोडी दिखाई देता है, और यहीं से शुरू होता है। धनुष कोडी से आगे जब शुरू होता है, यहाँ चलेंगे है ना, इस तरह से, इस तरह से यहाँ चलते हैं। यहाँ पर श्रीलंका में, श्रीलंका मान चलते हैं, ये श्रीलंका पर एक यहाँ पर क्या है, तलाई मनार है, क्या है, तलाई मनार है। तो यानी कि धनुष धनुष कोडी से शुरू होकर तलाई मनार तक एक ब्रिज बनाया है, एक ब्रिज है, धनुष कोडी से लेकर तलाई मनार तक एक ब्रिज है जिसका नाम है राम सेतु। कई नाम जानते हैं, राम सेतु है, आदम ब्रिज भी इसको कहते हैं, आदम ब्रिज भी कहते हैं, राम सेतु भी कहते हैं, और सेतु समुद्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेतु समुद्रम, सेतु समुद्रम का मतलब राम सेतु है, जो हिंदू मान्यता के अनुसार क्या है, राम सेतु है ना, हिंदू मान्यता के अनुसार क्या है, राम सेतु। इस्लाम धर्म के अनुसार ये हो गया, और ये सेतु समुद्रम जो हो गया ये सरकार के द्वारा है ना, और ये सरकार द्वारा, यानी कि इसको कई नाम जानते हैं, समझ रहा, कौन कौन सा, आदम का पुल को, आदम ब्रिज को हम लोग राम सेतु के भी नाम से जानते हैं, सेतु समुद्रम भी कहते हैं, ठीक है। देखिए ये कहा, ये श्रीलंका है, ये कौन सा है, श्रीलंका है, ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका है, ठीक है, ये श्रीलंका है। यानी कि धनुष कोडी से शुरू होकर तलाई मनार तक जो एक ब्रिज बना है, जो एक सेतु है, उसी को कहते हैं आदम ब्रिज या सेतु समुद्रम या राम सेतु। और ये तलाई मनार कहाँ है, श्रीलंका में पड़ता है। यानी कि आदम का जो पुल है वो किसके बीच है, तो भारत एवं श्रीलंका के बीच, भारत एवं श्रीलंका के बीच क्या है, कौन सा ब्रिज है, तो भारत एवं श्रीलंका के बीच आदम का ब्रिज। क्लियर बात को क्या समझिए, फिगर से भी समझ में आ गया होगा है ना, समझा दिए फिगर से भी। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, भारत का अनन्य अनन्य आर्थिक क्षेत्र ईईजेड, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र ईईजेड है ना, विस्तारित है। अभी समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ रहा कि है क्या? अगर पढ़े होंगे तो जरूर समझ में आएगा। देखिए, भारत जो है, थोड़ा सा दिखा देते हैं फिगर में, यहाँ पर देखिए, भारत जो है, तो भारत का ये प्रमुख सीमा है ना, ये भारत का क्या है, मेन सीमा है ना, ये पूरा भारत का मेन सीमा है, ठीक है। इसके बाद जो है कि भारत का अधिकार समुद्र में भी है ना, यहाँ समुद्र में भी भारत का अधिकार है, भारत का अधिकार समुद्र में भी है। तो कहाँ तक अधिकार है इसके लिए बात किया गया है। तो एक गठन हुआ था 1982 में अनक्लोज का, है ना, तब 1982 में यहाँ पर 1982 में अनक्लोज, अनक्लोज का गठन हुआ था 1982 में, संयुक्त राष्ट्र का है। ये जो बैठक हुआ था अनक्लोज का 1982 में, है ना, इसको इसके बारे में सोचती है क्या, 1982 में जो बैठक हुई है क्या, तो ये जो अपनाया गया था 1982 एक तरह से मान चलिए, लेकिन ये मतलब कि इसके अनुसार जो समुद्र में है ना, अधिकार के रूप में दिया गया कि किस कितना दूरी तक क्या अधिकार होना चाहिए लोगों को, किस है ना देश को, किस देश को कितना अधिकार मिलना चाहिए, इसी में यह बैठक अनक्लोज में बैठक होना चाहिए, इसी अनक्लोज में इसका निर्णय लिया गया था, ठीक है। तो इसका जो ये जो प्रभाव आया था 1994 में, कब आया था, 1994 में यह अपनाया गया था, कब, 1982 में, लेकिन 1994 में क्या, 1994 में यह प्रभाव में आया, कौन सा, अनक्लोज, ठीक है। तो 94 इसके 3 निर्णय लिए गए, एक का नाम दिया गया आपको, एक का जो नाम दिया गया यहाँ पर हम दिखा देते हैं, इस तरह से फिगर थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं तो समझ लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इधर इधर जो है कि थोड़ा सा स्थल है, ठीक है, यह स्थल है, यह स्थल है, यहाँ पर एक और लाइन बना देते हैं, यहाँ पर सोचिए कि ये पूरा पानी भरा हुआ इस तरह से, ये हमारा आधार रेखाएं होती है, इसमें पानी जो भरा रहता है, तो पानी भरा हुआ है, ये वाला पानी भरा हुआ, ठीक है, क्योंकि ये हमारा, ये क्या है, ये हमारा स्थल है, स्थल के बाद देखिएगा, है ना, पानी का भाग समुद्र का ही भाग आ जाता है। ये मेरा क्या, ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन, मान लीजिए ये भारत का है, टेढ़ा मेढ़ा लाइन है, इसमें भी तो पानी घुसा हुआ है, लेकिन यहीं से हम लेके चलते, ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन है, इसको कहते हैं क्या, टेढ़ा मेढ़ा लाइन को आधार रेखा कहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा लाइन को क्या कहते हैं, आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा किसको कहते हैं, मतलब कि जो टेढ़े मेढ़े क्षेत्र को, टेढ़े मेढ़े लंबाई को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आधार रेखा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, आधार। और इसके अंदर जो पानी घुसा हुआ है इसको कहते हैं आंतरिक जल, क्या कहते हैं इसको, आंतरिक, इसको कहते हैं आंतरिक जल कहते हैं, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, आंतरिक जल कहते हैं। ये 3 रेखा आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये रेखा क्या था, इस रेखा को यहाँ से एक लाइन यहाँ से खींचा जाता है ना, टेढ़े मेढ़े जो लाइन है ऐसे पूरा सीधा हो गया, ये पूरा हम लोग सीधा कर देते हैं, ठीक है, पूरा सीधे टेढ़े मेढ़े लाइन को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आधार रेखा। तो ये यहाँ से खींचा गया, ठीक है, ये यहाँ से ये खींचा गया और ये खींचा गया, तो इस आधार रेखा से 3 लाइन, है ना, दूरी, ये जो लाइन खींचा गया है इसको, ये है 12 नॉटिकल मील, ठीक है, और ये यहाँ से आधार रेखा से जो लाइन खींचा गया है ये 24 नॉटिकल मील तक है, और यहाँ से एक और जो लाइन खींचा गया ये है, ये आपका 200 नॉटिकल मील तक है। अब नॉटिकल मील क्या है, तो नॉटिकल मील किसको कहेंगे, नॉटिकल मील समुद्र में दूरी को मापने के लिए हम लोग नॉटिकल मील का यूज करते हैं, जबकि जानते हैं कि 1 नॉटिकल मील इक्वल टू 1 नॉटिकल मील इक्वल टू 1.8
किलोमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है? 1.8 किलोमीटर होता है। 1 नॉटिकल मील इक्वल टू 1.8 किलोमीटर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा कि 12 नॉटिकल मील, तीनों का नाम अलग अलग रखा गया है। नाम क्या क्या रखा है? एक को नाम रखे हम लोग प्रादेशिक सीमा, है ना? क्या? प्रादेशिक सीमा। इसको नाम रखे हैं, इसको नाम है प्रादेशिक सीमा, यहीं पर लिखते हैं। या क्षेत्रीय सीमा भी कहते हैं, प्रादेशिक सीमा। और इसको नाम दिया गया है, इसको हम लोग कहते हैं संलग्न क्षेत्र या विच्छिन्न मंडल। क्या कहते हैं? संलग्न क्षेत्र, कंटिन्यूअस जोन। और इसको हम लोग कहते हैं कौन सा? ये कहते हैं हम लोग अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको? अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं इसको, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। आखिर ये लाइन क्यों निर्धारित किया गया है? तो ये लाइन निर्धारित करने के लिए है कि समुद्र में, है ना, सभी दूरी पर सभी काम नहीं किए जा सकते हैं। प्रत्येक दूरी पर काम निर्धारित किया गया है। जैसे यहाँ पर 12 नॉटिकल मील तक सभी प्रकार के काम करने का आपको अधिकार दिया गया है। जैसे यूज करना वैसे यूज कीजिए। लेकिन 24 नॉटिकल मील तक क्या है? वित्तीय अधिकार दिए गए हैं, साफ सफाई करने का अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई इस एरिया से अगर कोई गुजर रहा जाए तो आप उससे पैसा को क्या करते हैं? टैक्स के रूप में आप उससे वसूल कर सकते हैं। कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया था, क्या विच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र में क्या अधिकार दिया गया है? तो वित्तीय क्षेत्र, या तो ऐसा वो पूछ देगा कि वित्तीय क्षेत्र, है ना, कहाँ तक है? तो 24 नॉटिकल मील में अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र में वित्तीय अधिकार क्षेत्र दिया गया है। यहीं पर 200 नॉटिकल मील में, 200 नॉटिकल मील में क्या दिया गया है? तो जो भी प्रक्षेपण वगैरह करते हैं द्वीपों का निर्माण करने के लिए, ये 200 नॉटिकल मील का अधिकार दिया गया है। ठीक है, यानी कि 200 नॉटिकल मील को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये भारत कब अपनाया था? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत कब अपनाया था? बताइए सब लोग, भारत कब अपनाया था? भारत कब अपनाया था? तो भारत जो अपनाया था 1995 में। कब अपनाया था इस चीज को? भारत 1995 में अपनाया था। ध्यान रखिएगा डेट को, 1995 ईस्वी में। ठीक है, अब बहुत सारा जानकारी यहाँ से देखिए, एक प्रश्न से कितना जानकारी जो है कि आप लोग को दे रहे हैं हम। मतलब मेरा ये है कि कोशिश की प्रश्न आपसे नहीं छूटे, प्रश्न आपसे नहीं छूटे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ का मतलब 200 समुद्री मील में, है ना, 200 समुद्री मील में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? क्या है? भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य। तो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अभी चर्चा हम लोग किए भी है ना, अभी हम लोग चर्चा भी किए है उसका, है ना, चर्चा भी किया है, प्रश्न आ भी गया। देखिए एलिफेंटा जो है वो कहाँ है? ये है हमारा महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में देखिएगा एक सॉल्सेट द्वीप है जो यहीं पर है। एलिफेंटा द्वीप के पास ही एक सॉल्सेट द्वीप है। कौन सा? यहीं पर एक सालसेट द्वीप है, सालसेट, है ना। तो इसी जगह पर क्या है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है ना, मुंबई और पुणे इसी जगह पर है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में सालसेट द्वीप पर। यहीं पर देखिएगा निमूर द्वीप कहाँ पर है? तो निमूर द्वीप की बात करें तो निमूर द्वीप कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में 2 द्वीप है। बहुत, है ना, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल में कौन सा द्वीप है? एक जो है देखिए यहाँ पर देखो बताते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है आपका निमूर द्वीप है, निमूर द्वीप है। और इधर जो है कौन सा? गंगा सागर है, गंगा सागर, है ना, गंगा सागर। तो निमूर द्वीप और गंगा सागर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में 2 द्वीप है ना, निमूर द्वीप और गंगा सागर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। याद कर लीजिए। ठीक है, एक बार की बात है तो हमसे क्यूज में पूछ लिया गया कि गंगा सागर कहाँ है। बात ऐसा है कि गंगा सागर मेरे गांव के बगल में ही था। हम भी सोच रहे कि ये क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। जानकारी उतनी थी नहीं, बहुत पहले की बात है ना, उसमें 4-5 में पढ़ते हैं उस टाइम की बात है।
अरे तो हम बता दिए कि मेरा गांव के बगल में ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह से नहीं कीजिएगा। तो गंगासागर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और निमूर कहाँ है? तब पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर लक्षद्वीप के बारे में, तो लक्षद्वीप के बारे में हम लोग पता किए। लक्षद्वीप कहाँ है? तो भारत में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है ना, कहाँ है? भारत में ही है। लक्षद्वीप के बारे में हम जानते हैं क्या कि सबसे छोटा है ना, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा है लक्षद्वीप। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन है? तो लद्दाख। याद रखिएगा, ये सबसे, ये जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है ना, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे बड़ा बोलेगा तो कौन है? लद्दाख। सबसे बड़ा कौन है? तो लद्दाख। समझ में आ रहा? अब बचा रामेश्वर है ना, तो रामेश्वरम बचा। तो हम पहले ही चर्चा किए। तो रामेश्वरम कहाँ है? तो रामेश्वरम आपका कहाँ है? भारत और श्रीलंका के मध्य है। तो एक रामेश्वरम के बाद ही धनुष कोडी है, और धनुष कोडी से ही क्या होता शुरू? राम सेतु शुरू होता है, जो श्रीलंका के कहाँ? तलाई मनार तक जाती है। तो कभी कभी पूछ देगा कि राम सेतु कहाँ से कहाँ तक है? तो धनुष कोडी से लेकर और श्रीलंका के तलाई मनार तक है ना। और ये जो है रामेश्वर द्वीप कहाँ है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, प्रश्न सर समझ में आ रहा है ना बात को? कोई दिक्कत है तो बोलिए। किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चले हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, कर्क रेखा निम्नांकित में से किस एक राशि से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्नांकित में से किस राशि से होकर गुजरती है? ये है ना, राशि से होकर गुजरती है कर्क रेखा। देखिएगा, अच्छा प्रश्न से पूछे हम, एक राशि से होकर नहीं गुजरती, जो पूछा नहीं गुजरती है। हम जानते हैं कि भारत से है ना कौन सा रेखा गुजरती? कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा जो है कौन कितना पर है? तो 23.5 डिग्री है ना नॉर्थ, है ना 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है? तो मिजोरम हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ है ना, झारखंड, छत्तीसगढ़ है ना। फिर देखिएगा एमपी, राजस्थान और गुजरात। 3 4 5 6 7 8 है ना, ये 8 राज्यों से होकर जो है कि गुजरती है। लेकिन पूछ रहा कौन किससे नहीं गुजरती है? राजस्थान देख लिए गुजरती है राजस्थान से, गुजरात से भी गुजर रही है, त्रिपुरा से भी गुजर रही है, यानी कि उड़ीसा से नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती? उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखाएं, ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 82.5 डिग्री है ना। ये कितना है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री किस नगर से होकर है ना, किस नगर से होकर गुजरती है? हम जानते हैं कि भारत का स्थानीय मानक समय रेखा जो है ये 82.5 डिग्री, क्या ये पूर्वी देशांतर की बात करता है ना? 82.5 डिग्री कभी हो सकता है बोल दे पश्चिमी देशांतर की पूर्वी देशांतर। तो भारत का स्थानीय मानक समय रेखा कौन सा है? पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये जो पूर्वी देशांतर है 82.5 डिग्री, ये भारत के कितने राज्यों को गुजरती है? तो समझिए यूपी के एक इलाहाबाद है ना, जिसको प्रयागराज कहते हैं, वहीं पर प्रयागराज में ही एक नैनी जगह है। तो नैनी से शुरू होकर यानी यूपी से शुरू होकर स्टेट बोले, उसके बाद एमपी आएगा, और एमपी के बाद नीचे आइएगा तो छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ के नीचे आइएगा तो आपको उड़ीसा आएगा, और उड़ीसा के नीचे आएगा तो आपको आंध्र प्रदेश दिखाई देगा। यानी कि 1 2 3 4 5 ये 5 राज्यों से होकर भारत का स्थानीय मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा ये 5। तो देखिए आज यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाता, नगर की बात करें ना, नगर है ना, नगर, अगर स्टेट याद है तो नगर अपने आप पकड़ा जाएगा। तो नगर की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नई दिल्ली है, वो स्टेट में आएगा नहीं, ये केंद्र शासित प्रदेश तो आएगा नहीं, ये खत्म। कोलकाता, कोलकाता भी नहीं है, इसमें है कोलकाता स्टेट नहीं है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। चेन्नई, तो चेन्नई है, चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में है नहीं, है खत्म,
इलाहाबाद, इलाहाबाद को हम लोग जान चुके हैं कहाँ, इलाहाबाद यूपी में, यूपी स्टेट है, यहाँ से गुजरा तो इसका मतलब यहाँ से ये गुजरती। तो आपका कितना डी ऑप्शन सही है, यानी कि भारतीय मानक संहिता देशांतर कितना डी ऑप्शन, ठीक है, इलाहाबाद से। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो देखिएगा भारत का जो समुद्र तटीय वाला राज्य जो है, पहले उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ से जो पानी से जो लग रहा है ये क्या है, जो पानी से लग रहा है ये पूरा तटीय इलाका, पानी से लगने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, पूरा तटीय वाला है ना, ये यहाँ से पूरा तटीय वाला राज्य है। और तटीय वाला राज्य में देखिएगा आपको जो दिखाई देगा, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये तीनों साइड से जो पानी लग रहा है इस एरिया में, जो कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, इस एरिया को क्या कहते हैं, इसको प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। तो तीन तीन क्षेत्रों से जो लगता है पानी है ना, पानी से जो एरिया लगता है उसको कहते हैं क्या, प्रायद्वीपीय भारत। तो कौन कौन है, गुजरात है ना, आपको महाराष्ट्र दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर गोवा है, यहाँ पर कर्नाटक है, यहाँ पर केरल है, यहाँ यहाँ का तमिलनाडु दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिखाई दे रहा है, यहाँ पर उड़ीसा जो है ना, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल। ये सभी किससे लग रहे हैं, ये सभी तटीय राज्य। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने हैं तटीय राज्य, टोटल है कोस्टल एरिया, कोस्टल वाले राज्य, कोस्टल स्टेट कितने हैं, वो आपका 9 है, ठीक है, कितने हैं 9 है, याद है। और ये टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ टोटल लंबाई जो होती है ना, ये टोटल लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर। मुख भूमि का अगर तटीय लंबाई पूछ ले तो कितना है, 6100 किलोमीटर, ठीक है। यहीं पर प्रश्न में चलते क्या करा कि भारत में सर्वाधिक लंबी तटीय समुद्र वाला सीमा वाला राज्य कौन सा है। तो देखिएगा इसमें सबसे, इसमें याद रखने की जरूरत है। तो पहला पोजीशन पर, फर्स्ट पर गुजरात आ जाता है, सेकंड पर कौन आता है, सेकंड पर आंध्र प्रदेश, और थर्ड पर तमिलनाडु आता है। कौन आता है, थर्ड पर तमिलनाडु आता है, ठीक है, करेक्ट। तो सबसे ज्यादा कौन लगता है, गुजरात का, सबसे ज्यादा किसका लगता है, गुजरात का, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, सबसे बड़ा राज्य, और किससे पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो पहले ही हम लोग जान चुके हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है कौन कौन है। देखिए पहला कौन है आपका, राजस्थान हो गया, ठीक है। ऐसे फर्स्ट प्रश्न में ही हम लोग जान चुके हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं हम टोटल, यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, यानी कि राजस्थान सबसे ज्यादा है ना, यहीं पर देख लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, इसमें आपको दिख रहा है, राजस्थान आपको दिख रहा है, यानी कि यही सही हो गया, है ना। कौन सा सही हो गया, राजस्थान आपको सही दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, क्लियर बात को। तो देखिए एक प्रश्न को अगर पूरा डिटेल एनालिसिस कर देते हैं ना, तो सभी प्रश्न आपको इजी हो जाएगा बनाना। तो प्रश्न को बनाते समय ये याद करने के लिए ना कि खाली याद कर लिया ऑप्शन हो गया, उसके बारे में समझिए, उसके बारे में थोड़ा सा और विशेष जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मरकत द्वीप है ना, या एमराल्ड द्वीप आइसलैंड है ना, मरकत या एमराल्ड आइसलैंड है ना, प्रसिद्ध है किस लिए। देखिए मरकत द्वीप के नाम से हम लोग जो जानते हैं, 2 द्वीप याद रखेगा खास करके, एक लक्षद्वीप, एक अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार को हम लोग मरकत द्वीप के नाम से जानते हैं, और उसी को हम लोग एमराल्ड आइसलैंड भी कहते हैं ना, आइलैंड भी कहते हैं। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, ये अंडमान निकोबार जो द्वीप का जो निर्माण हुआ है, खास करके जो हिमालय से यहाँ पर समझ लिए इधर जो पूरा हिमालय है